नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline. दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी खबरों के बारे में बात करेंगे। ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें हम बात करेंगे कि पूरे सप्ताह भर में क्या हुआ, दिल्ली में क्या चर्चा में रहा, मुंबई में क्या चर्चा में रहा। तो आइए सोहित से जानने की कोशिश करते हैं। सोहित, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके तमाम ये जो बाकी देशवासी हैं उन्हीं की तरह लाइन में लगा रहा एलपीजी के सिलेंडर के लिए। आपके यहाँ क्या हाल? जी बिल्कुल संकेत, और मुझे लगता है ये इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा जो लोगों को असर करने वाली खबर थी पूरे हफ्ते वो यही रही है। जिस तरह का हाल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहा, वैसे ही कुछ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी देखने मिला। कई सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं यहाँ पर बंद हो चुके हैं। मैं आपको एक आज ही जो डेटा आया है वो मैं आपको बता दूं, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर आप जब भी मुंबई में आते हैं संकेत, आपको मैं कोई ना कोई नए पाव के डिश खिलाता हूँ। कभी वड़ा पाव, कभी पाव भाजी। तो ये जो पाव है वो मुंबई का एक स्टेपल फूड है, और आपको समझना होगा कि मुंबई में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके लिए पाव एक तरीके से वड़ा पाव उनका कभी लंच होता है, कभी डिनर होता है, क्योंकि 15-20 रुपए में मिल जाता है और पेट भर जाता है। ऐसे में अब यहाँ की जो बेकरीज हैं उनके ओवेन्स के लिए हर रोज 3 सिलेंडर लगते थे, लेकिन अब क्योंकि एलपीजी नहीं मिल पा रहा है तो उसका बहुत ज्यादा असर जो है यहाँ के बेकरीज पर पड़ा है। धीरे धीरे यहाँ से पाव जो है, जो एक मुंबई के कल्चर में एक घुसा हुआ एक तरीके से मुंबई के कल्चर से जुड़ा हुआ ये हिस्सा है, वो पूरी तरह से बंद हो रहा है। दूसरी ओर जो एलपीजी सिलेंडर की भार है संकेत, उसका सबसे ज्यादा असर रेस्टोरेंट्स पर पड़ा है। और रेस्टोरेंट से ज्यादा असर यहाँ पर आप देखते हैं कई जगहों पर ठेले लगते हैं, तो ठेलों पर पड़ा है। क्योंकि आप चाहे वड़ा बना लें, वड़ा पाव वाली वड़ा, या फिर भजी बना लें, कांदा भजी जो कहते हैं, भजिया जो जिसे उत्तर में कहा जाता है, यहाँ पर भजी कहते हैं। उसके लिए तेल बहुत लगता है और तेल को फ्राई करना पड़ता है। ऐसे में फ्राइड आइटम्स के लिए आपको एलपीजी सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, और वो उसकी कमी है। मैं इशारा ये कर रहा हूं संकेत कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुंबई में आने वाले दिनों में मुंबई का जो स्टेपल फूड है वड़ा पाव, वो मुंबई की सड़कों से गायब होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। शायद 3-4 दिन और लगे, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसे रही तो मुंबई में आपको वड़ा पाव नहीं मिल पाएगा। जो होटल्स हैं वो धीरे धीरे शट हो रहे हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट्स जहां पर फ्राइड आइटम्स मिलते हैं वो शट हो रहे हैं। जिनके घर पर, यहाँ पर 2 तरीके के सोसाइटीज बहुत बड़े पैमाने पर हैं। खासतौर पर साउथ मुंबई में जो पाइप्ड गैस लाइन होते हैं वो मौजूद है, तो वहां पर आपको इतनी परेशानी नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पर एलपीजी सिलेंडर लोग अपने घर पर ले जाते हैं, घरेलू सिलेंडर, वहां पर आप पाएंगे कि बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, लोगों में चिंता है, लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है जिस तरह की परिस्थिति दिल्ली में या देश के किसी अलग अलग ठिकानों में है, वैसे ही कुछ मुंबई और उसके आसपास के भी इलाकों में देखा जा रहा है। अब क्योंकि आपने मुंबई के वड़ा पाव की बात की, तो दिल्ली में उसका इक्विवेलेंट तो या तो छोले कुलचे है या छोले भटूरे हैं। और चलिए, छोले कुलचे तो आप फिर भी उसको कर सकते हैं गरम। बहुत सारे ठेले वाले वो उपले को गरम करके उसको हल्की आंच पर चलाते रहते हैं, सिगड़ी जिसे कहा जाता है उससे चलाते हैं ये ठेले वाले। लेकिन ये भी बहुत समय से बदल रहा था। अब छोले भटूरे का जो भटूरा है उसको आप नहीं निकाल सकते सिगड़ी पर या किसी और तरीके से कि आप उपले जला करके अगर छोला भटूरा बना लें, वो नहीं हो पाएगा। उसको आंच चाहिए तगड़ी। और वहां पर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर छोले भटूरे बंद हो गए। और वो इसलिए बंद हो गए क्योंकि कहानी वही है, एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा। मैं दरअसल यहां पर शुरुआत में ही एक चीज बोल देना चाहता हूं सभी दर्शकों को, और जो मेरा भी भाव है मन में, कि एक क्राइसिस दुनिया भर में आई है, वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से आई है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और उनके छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई बेंजामिन नेतन्याहू। नेचुरल डिजास्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मिलकर के इस दुनिया को मुसीबत में धकेला, तो हम लोग उसके विक्टिम हुए। यहां मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता। भाई, अब ऐसा है, कहीं भी बम फटेगा, ये तरीका गलत होगा कि आप उसके लिए सरकार को दोषी ठहराएं कि वहां जंग हो रही है उसके लिए मेरी सरकार जिम्मेदार है। लेकिन, और यहां आता है बड़ा लेकिन,
मेरी सरकार से सवाल अगर मैं नहीं पूछूंगा एलपीजी की किल्लत की या सीएनजी की किल्लत की, या फिर अगर मेरी सरकार झूठ बोलने लगे, झूठी हो जाए, ये बताने लगे मुझे कि कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें, सिर्फ मिथ्या हो रही है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, मिथ वर्सेस फैक्ट, अगर इस मोड में चली जाए सरकार, तो फिर हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम सरकार को बताएं कि आप गलत बात बोल रहे हैं, ये झूठी बात है, ये मिथ वर्सेस फैक्ट की बात नहीं है। किल्लत पहले तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज टू एडमिट देयर इज वन। अगर सरकार मानने को ही राजी नहीं है कि समस्या है, तो ये अपने आप में एक समस्या है, ये अपने आप में एक मिथ है। अगर समस्या नहीं होती तो सोहित आप मुझे बताइए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लागू हुआ? सही बात है। अगर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, सप्लाई लाइन एकदम चौकस है, तो क्यों एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया? नहीं आना चाहिए था, आया ना। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने जितनी भी बात एसेंशियल कमोडिटीज में कही है, ये सब आपने पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के लिए बोली है, एलपीजी के लिए नहीं बोला है। और हमारी होटेलियर्स से बात हुई, रेस्टोरेंटियर्स से बात हुई, छोटे ढाबे वालों से बात हुई पिछले इस हफ्ते में, सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं सोहित और मैं। और कहा मोहम्मद अली रोड में सोहित ने देख के आया कि रमजान के महीने में वो कोयला जला करके खाना बन रहा है। उसी तरीके से यहां पर छोटे छोटे जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सोहित, एक और चीज जो बोली जाती है वो ये है कि काला बाजारी पर रोक लगेगी, और बिल्कुल नहीं। आप और मैं सब जानते हैं ब्लैक में सिलेंडर मिलना एक पर्याय बन चुका है। आपको कहीं भी कभी भी एट योर डोर स्टेप, सीधे तरीके से मिले या ना मिले, ब्लैक में सिलेंडर जरूर मिलता है। और आज भी जितने लोगों से हमने बात की, उन सब का यही कहना था कि सिलेंडर का दाम तो 5,000 7,000 पहुंच गया है कमर्शियल वाला। ये वो ब्लैक के रेट की बात कर रहे हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदारों को 7,000 रुपए पर भी वो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्योंकि किल्लत हो गई है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मिथ वर्सेस रियलिटी टाइप के आर्गुमेंट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्राइसिस है। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल डिजास्टर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं सरकार को, लेकिन आप कम से कम ये बताने की कोशिश मत कीजिए कि हमें कोई समस्या ही नहीं है, वो गलत होगा। जी जी बिल्कुल। आपको याद है, आज ही मुझे लगता है कि जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस ट्वीट को संकेत 7 साल या 6 साल हो चुके हैं, जब 2020 में कुछ सोर्सेस ने और ऑफिशियल्स ने यह कहा था कि कोरोना वायरस कोई गंभीर समस्या नहीं रहने वाली है, इससे चिंता करने की बात नहीं है। यह मार्च 2020 में कहा गया था, और तब भी हमारी सरकार ने इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, लोगों को इसे लेकर ज्यादा आह्वान नहीं किया। और उसके बाद इस देश में क्या कुछ हुआ, ये हर किसी को पता है। ये रही नंबर बात 1। दूसरी बात यह रही कि आपको ये समझना होगा संकेत, कि इस देश में अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं। आप और मैं, चलिए हम हमारे घर पर अगर सिलेंडर नहीं आता, आपने कहा भी कि ब्लैक में बिक रहा है, एक सोसाइटी का एक लेवल यहाँ पर तो मौजूद है जो शायद ब्लैक में भी सिलेंडर को खरीद ले, या यहाँ पर जैसे पाइपलाइन से गैस आती है तो वहां पर इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब तबका है, जो समझिए धारावी में रह रहा है, जो अलग अलग जगहों पर रहता है जहां पर सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, अब वो गरीब आदमी कहां से सिलेंडर लाए? जिसके घर पर सिलेंडर नहीं है, जो यहाँ पर आते हैं यूपी बिहार से और यहाँ के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही रहते हैं, बाहर से खाना लेकर खाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पर ही सोते हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं। संकेत, सोचिए वड़ा पाव की दुकान अगर बंद होती है, और इसलिए मैंने शुरुआत वड़ा पाव से की, उनका फ्यूचर क्या है? वो तो इसे लेकर चिंतित हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो क्या करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे होटल हैं, उन पर यह समस्या आएगी। ये ठीक वैसे ही है, कोविड में आप लॉकडाउन जब लगाते हैं, जो सबसे निचला तबका होता है उसी पर सबसे ज्यादा समस्या होती है। होटल बंद होंगे तो होटल के वेटर्स से लेकर बाकी लोगों पर समस्या आएगी, उन्हें नहीं पता कि उनका भविष्य क्या होगा। और इस सब के बीच में सरकार की ओर से कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलने का मतलब यह होता है कि सरकार अपनी ही जनता को अंधेरे में रख रही है। सरकार अपनी जनता से या तो झूठ बोल रही है, अगर झूठ नहीं कहना चाहते हैं आप तो सच छुपा रही है। ये बात तो सही है, आपकी ये बात से मैं भी अग्री करता हूं कि हर एक चीज के लिए हम सरकार को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये वॉर चल रहा है। लेकिन संकेत, ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से
चाइना के शिप्स जो हैं वो जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यहाँ पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भारत के इतने अच्छे रिश्ते थे, जब हमने देखा कि आयतुल्लाह अली खामेनी को मारा गया तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर से कुछ नहीं कहा गया। उनकी ओर से उसके बाद जंग के 14 दिन बाद जब उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की, तो आपने अपने जो पुराने रिलेशंस थे, जो आपकी सरकार और पुरानी सरकार ने बनाए रखे थे, उसका आपने इस्तेमाल करने में देरी की और उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंपैक्ट तो हमारे देश पर पड़ा है। पिछले हफ्ते भी जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि यूएस कौन होता है हमें अलाउ करने के लिए, कि यूएस ने इशू किया है कि आप 30 दिन के लिए रशिया से ऑयल ले सकते हैं। उसी तरह से अगर हमने हमारे रिलेशंस बनाए रखे होते तो शायद समस्या थोड़ी कम होती या कुछ राहत मिल पाती, ऐसा भी सामने आ रहा है। लेकिन संकेत, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो समस्या है ये इतनी जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं वो हर रोज अपने बयान बदलते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि खामेनी का मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा, जल्द से जल्द चीजें बदल जाएंगी। उन्हें लगा जैसे वेनेजुएला में हुआ था वैसे ही कुछ यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। फिर धीरे 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 ये 2 हफ्ते के ऊपर जब ये लड़ाई चल रही है तो इसका असर, आपने जैसे मोहम्मद अली रोड का जिक्र किया, जब मैं वहां पर गया था और अगर आज आप वहां पर जाएंगे तो जमीन आसमान का फर्क पाएंगे। लोगों के पास जो सिलेंडर्स थे वो तो कम हो गए हैं, आप कोल का भी इस्तेमाल कितना करेंगे। अच्छा, आपको मैं बता दूं संकेत कि ये कोल का इस्तेमाल या फिर पहले फॉसिल और भी लकड़ी का इस्तेमाल जब होता था यहाँ पर, तो बीएमसी की ओर से रोक लगाई गई कि इसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन अब बीएमसी ने रोक लगाई, कई सारे बेकरीज उन्होंने अपने ओवन को बदल दिया, 8-10 लाख रुपए खर्च किए, सरकार ने नए नियम को लाए। अब आपने जिस तरह से कहा उस तरह से हमने ओवन को लाया, आपके कहने पर हमने चीजें बदली और अब इसके बाद आपकी ओर से कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं मानता हूं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आपने कम्युनिकेट किया हुआ था अपने लोगों से कि क्या हो रहा है, कब तक चीजें सही होंगी, तो ये जो ब्लैक में हो रहा है ना, ये बहुत लोग होड़ भी कर रहे हैं। लोग 2-3-4 रख रहे हैं अपने पास सिलेंडर्स, इस आशंका के साथ कि कहीं और आगे जाकर समस्या बड़ी ना बन जाए। तो इसका भी असर जो है बहुत बड़े पैमाने पर देखने मिलेगा और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। मुझे नहीं लगता कि ये समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। ये इसी तरह से कुछ समय के लिए तो बरकरार होती हुई नजर आएगी और इसका असर कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन पर कुछ हद तक ही सही देखने को मिल रहा है, आगे भी शायद देखने को मिलेगा। सोहित, अभी क्योंकि हम लोगों ने सीएनजी की बात की, पाइप नेचुरल गैस, यानी कि बहुत सारे ऐसे मॉडर्न सोसाइटीज शहरों में खास तौर से और बहुत सारे जो बड़े रेस्टोरेंट हैं वहां पर पाइप से गैस आती है, नेचुरल गैस, वही गैस जो सीएनजी बन के गाड़ी में भी डलती है। यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। जैसे सोसाइटीज में जो पीएनजी से आ रही है वहां पर, जैसे आपने एकदम सही बोला, वो दिक्कत नहीं है। बड़े रेस्टोरेंट में भी ये दिक्कत नहीं है। अभी कल ही मैं हल्दीराम में राज कचौड़ी खा के आया हूँ, तो मैंने देखा वो भटूरे बन रहे थे ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल वो बड़ा सा उसकी कढ़ाई जो है वो एकदम आबाद थी। मैंने पूछ दिया, मैंने कहा आपका कितने दिन का स्टॉक? कहता हमारा कुछ नहीं, हमारी पाइप लगी हुई है। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों से बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे एक पक्ष मिला और मैंने उनसे ये जानना कि भाई आपके तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पाइप लगी हुई है। उन्होंने बोला सर, एनआरएआई में जो एफिलिएट रेस्टोरेंट्स हैं उसमें सिर्फ 15 या 20% ऐसे बड़े रेस्टोरेंट हैं जिनके यहाँ ये पाइप लगी हुई है और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर आप ये पाइप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ठेले पर भी रेस्टोरेंट हैं, बेसिकली मोबाइल है, अब फूड ट्रक है, कौन सी पाइप लगेगी फूड ट्रक में, आप मुझे बताइए। वो तो सिलेंडर पर ही चलेगा ना, मोबाइल रहना है उसको। इसी तरीके से छोटे शहरों के जो रेस्टोरेंट हैं जहां पाइप नेचुरल गैस का अभी पेनिट्रेशन है ही नहीं, वहां पर ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स, तो सरकार की जो पूरी नीति है वो पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी के बारे में है। एलपीजी के बारे में आप देखिए सरकार कम बोल रही है, और एलपीजी के बारे में भी जब आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपने रेस्टोरेंट में जो कमर्शियल वाला एलपीजी होता है, बड़ा सिलेंडर, उसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या? बहुत सारी चीजें होंगी, घर पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहली चीज सोहित, जो मुझे यही रेस्टोरेंटियर्स ने बताया और फिर बाकी छोटे जो व्यापारी हैं और रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने बताया, सबसे पहली चीज ये होगी
कि ये सिलेंडर जब मिलना बंद हो जाएगा तो ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। जब ये रेस्टोरेंट बंद होंगे तो इसमें काम करने वाले लोग नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तीसरी चीज, क्योंकि ये रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इनकी आमदनी बंद हो जाएगी। चौथी चीज, ये शहर से गांव की ओर पलायन करेंगे क्योंकि शहर में इनका गुजर बसर नहीं हो पाएगा। और पांचवी चीज, जो इनमें से थोड़े से समृद्ध होंगे ना, वो फिर धीरे से लूप होल्स एक्सप्लॉइट करेंगे पर्सनल एलपीजी से फुटकर में गैस लेकर के अपना धंधा चलाते रहने के लिए। मुझे एक दुकानदार ने बताया कि अब एलपीजी गैस सिलेंडर टू सिलेंडर तो मिलती ही थी, उसके अलावा किलो के हिसाब से भी मिल रही है और वो रेट 500 रुपए किलो हो चुका है। यानी कि आप अपना सिलेंडर लेके जाइए, वो एक जो जमा किया हुआ सिलेंडर है उसको उल्टा करके, ये कोई अनोखी चीज मैं नहीं बता रहा हूं सोहित, ये वैसे भी होता है। सिलेंडर में ब्लैक इस देश की सच्चाई है। जो इसमें क्या बोल दिया, और जो लोग इस तरीके की बात बोलते हैं ना, वो दे आर लिविंग अंडर अ रॉक। या तो उन्होंने कभी जीवन में खाना नहीं बनाया है, या तो उन्होंने कभी सिलेंडर नहीं खरीदा है, या वो रहने वाले ऐसे महलों के हैं जिनकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, या चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो किसी ना किसी आईटी सेल के हिस्सा हैं जिसमें उन्हें बता दिया गया है कि अभी यही बोलना है। जैसे कि अभी हुआ, सब लोग एक पूरी एक होड़ चली हुई है जिसमें इंटरनेट पर सब लोगों ने 11:30 बजे सिलेंडर बुक किया और 1:45 उनको सिलेंडर मिल गया। 1:45 को आग भी गया, सबके सेम टाइम पे है। मतलब यार, झूठ में तो थोड़ी नजाकत लाओ, थोड़ी तो नजाकत लाओ। सब ने एक साथ तय किया हम 11:30 बजे बुक करेंगे और सबको 1:45 पे मिल गया। तो ये सारी चीजें भी डेटा से पता चल जाएंगी। डेटा से पता चल जाएगा कि 11:30 बुकिंग तेज हुई और ये वो। तो झूठ नहीं, मेरा यही कहना है, व्हाट इरिटेट्स यू मोस्ट इज नॉट दैट यू आर इन दिस सिचुएशन, बट दैट यू आर ट्राइंग टू कवर अप। ईमानदारी से बोलिए ना कि अब मैं क्या करें, ये हो गई ये सिचुएशन। तो सोहित, ये है सबसे बड़ी बात। तो ये जो इस तरीके से जब गैस फुटकर में मिलने लगेगी, किलो के हिसाब से मिलने लगेगी, तो जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा होगा वो गिद्ध नोच की तरह अपना धंधा चलाने के लिए ये पैसा खर्च करेगा। और फिर इसकी आंच जो ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है डोमेस्टिक एलपीजी में, वो आंच आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि डोमेस्टिक एलपीजी का सिलेंडर नहीं मिलेगा। मैं बस एक चीज और बोल करके उसके बाद आप पर टॉस करूंगा। आपको पता है, हम एक एजेंसी पर गए और उस एजेंसी पर जा करके हमने बात की, तो जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं उनका भी बयान सुना। वो बार बार एक चीज का जिक्र करती हैं जिसे कहते हैं डीएसी। ये आप एक समझिए, एक तरीके का ऑथेंटिकेशन कोड है, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, एक तरीके का ओटीपी, कि मतलब आपने सिलेंडर बुक किया तो वो कोड जनरेट हुआ, वो आप ही के पास आपके नंबर पे आया, फिर वो कोड आपने दिया और अपना सिलेंडर आप पा गए। ये डीएसी हुआ। सरकार ने बोला कि कालाबाजारी हो ही नहीं सकती, डीएसी के हिसाब से दिया जा रहा है। ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप बयान सुनेंगे, सरकारी बयान, तो उसमें धीरे से शर्तें लागू का सितारा लगाया जाता है। सोहित, उस बयान में ये सेक्रेटरी कहती हुई पाई गई कि डीएसी का नेटवर्क हम 90% करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे काला बाजारी रोकने में हमें काफी सफलता हाथ लगी है। घुमा दिया आपने अपने लिए लूपहोल्स ढूंढ लिए। बाबू लोग बड़े शाणे होते हैं, आप बाद में पकड़ नहीं सकते उनको। यानी कि वो लूपहोल्स हैं और वो लूपहोल्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है लोगों की, जिसमें उनको 20-20, 25-25 दिन बाद भी सोहित सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और फिर बोला जा रहा है कि अब अगली डेट पर आइए। ये तो स्थिति है अभी, एज ऑफ नाउ। सोहित, संकेत, मैं आपको मुंबई का बता दूं, आप जब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कालाबाजारी हो रही है, मुंबई में कम से कम आज के दिन मुझे 4 लोगों ने कॉल किया और एक जैसी बातें कही कि उनकी ओर से 2-4-5 दिन पहले गैस की जो फोन में उन्होंने बुक किया, आज उन्हें डिलीवर्ड दिखाया, लेकिन उनके यहाँ पर आया नहीं है। और जब उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा हमारे डिलीवरी बॉय ने डिलीवर कर दिया। वो कह रहे हैं हमें मिला ही नहीं है, यानी वो उनके नाम पर कहीं और जा चुका है, और फिर अब वो गोल गोल घूम रहे हैं। और ये तो मेरे तक पहुंचे हुए जानकारियां हैं। आप समझिए कि ऐसे कितने बड़े पैमाने पर ये चीजें हो रही हैं। दूसरी बात जो आपने ये कही कि
लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ये ठीक आप याद कीजिए संकेत, एक एक कर ये सारी चीजें, जब मैंने शुरुआत में कोविड की बात कही वो इसलिए कही क्योंकि ये पूरा जो एक फॉर्मूला है ये तभी का है। तब भी आप देखिए जब क्राइसिस हो रहा था, आप और मैं मजदूरों पर बात कर रहे थे, मजदूर सड़क पर चल रहे थे, तो कोई सुशांत सिंह राजपूत पर बात कर रहा था टीवी में, कोई बता रहा था मुंबई कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुका है, तो कोई स्टूडियो में अंताक्षरी खेल रहा था, आपको याद होगा ये सारी चीजें। तब भी इस पूरे समस्या से अपने आप को अलग करने की एक ना एक कोशिश बहुत जगहों पर की गई और अब भी ये समस्या बड़ी बनती हुई नजर आ रही है। मजदूरों पर सबसे पहला असर पड़ेगा, हर बार की तरह जब भी ऐसी कोई समस्या होगी सबसे पहले जिस पर असर पड़ता है वो वही मजदूर, वो वही गरीब होता है जो कोविड के समय चलकर गया था, क्योंकि सबसे पहले अन्याय और नाइंसाफी उन्हीं के साथ होती है और सबसे ज्यादा पैसा उन्हें ही खर्च करना पड़ता है ब्लैक के नाम पर और सबसे कम कमाई उनकी ही होती है, तो हर तरफ से वो पीछे जाते हैं और अब भी संकेत वही होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोअर परेल के पास लाडू सम्राट नाम का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वो बंद हो चुका है। कम से कम वहां पर 20-25 लोग काम करते थे, आप सोचिए क्या परिस्थिति हो गई। मेरे घर के पास में चाइनीज रेस्टोरेंट्स थे, वो बंद हो गए, वहां के लोगों को पता नहीं है। अब क्या होता है कि जो मालिक होगा वो 2-4-5-10 दिन तक तो इन लोगों को रखेगा, और ऐसा नहीं होता कि ये जो लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग नेपाल से आते हैं जो चाइनीज के स्टॉल्स पर काम करते हैं और उसी होटल में रहते हैं। अगर मालिक को 5-10 दिन बाद भी पता नहीं है कि क्या भविष्य है, तो इन लोगों को कहता है कि भाई आप कुछ और ढूंढिए क्योंकि मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता हूं, कि जाहिर सी बात है कि वो भी कितनी सैलरी और कब तक देगा। ऐसे में कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होने का यही मतलब होता है। आप देखिए, मैंने संकेत आपको मैं बताऊं, दुनिया के कई जगहों पर जो दुनिया के मेन लीडर होते हैं, उस देश के मेन प्रमुख होते हैं, वो आ रहे हैं और लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहां पर मैंने एक कमी जो हमारे देश में देखी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री केरला के किसी इवेंट में जाकर आप बात कर रहे हैं, जबकि संसद में आप आइए, आप जनता को बताइए कि भाई ये परिस्थिति है, आप पैनिक मत कीजिए, ये हम रूल कर रहे हैं, किसी को गैस की कमी नहीं होगी, उसका कैसे ख्याल रखा जाएगा, एलपीजी आप कैसे लाएंगे, ये आपकी क्या प्रायोरिटी है, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। कहीं पर रेलवे को हरी झंडी दिखाई दी जा रही है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है। इसमें सवाल यही उठता है कि प्रायोरिटी क्या है, क्या है हमारा रोड मैप, क्या है हमारी प्रायोरिटी। और हर चीज पे एक, ये मैं मानता हूं कि हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है और हर चीज के लिए सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ कहीं पर कुछ भी होगा तो उसका क्रेडिट भी सरकार को आप नहीं दे सकते हैं। एक शिप कहीं से कहीं जा रही है, उसे लेकर यहाँ के सोर्सेस कुछ कहते हैं, ईरान के सोर्सेस कुछ कहते हैं, सोर्सेस का एक खेल होकर रह जाता है और लोग पहले से जो कंफ्यूज थे वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज संकेत हमने पिछले हफ्ते भी बात की कि इतनी अफवाहें फैलाई दी जाती हैं, जैसे दुबई में जब लोग रह रहे थे वो डरे हुए थे कि इंडियन मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, अब भी इंडियन मीडिया की ओर से इतनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, अब भी क्लैरिटी नहीं दिया जा रहा है और एक डर पैदा किया जा रहा है। और ये डर पैदा करना बहुत गलत चीज है, जिसके जरिए इनकी कोशिश ये है कि टीआरपी मिले, लेकिन इसका असर लोगों पर पड़ रहा है और लोगों के पास जवाबों से ज्यादा सवाल बढ़ते जा रहे हैं। और यहीं पर आता है वो पैनिक बाइंग वाला पूरा हिसाब किताब, जिसका फायदा ये जो ब्लैक करने वाले लोग रहते हैं वो उठाते हैं। ये सच्चाई है और इसमें मार हमेशा जो सबसे गरीब होता है, सबसे निचला तबका का होता है, उसी को झेलना पड़ता है संकेत। और अब भी उसकी शुरुआत छोटे लेवल पर तो हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ सरकार की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब जब मत विभाजन होगा किसी भी मुद्दे पर, आप ये जान जाइए कि उसका मकसद राजनीतिक होगा। जब जब किसी भी मुद्दे पर जब वॉटअबाउटरी शुरू हो जाए, किसी भी मुद्दे पर जब ये हो जाए कि नहीं वो उस समय ऐसा होता था और इस समय ऐसा होता था, कुछ फॉल्स इक्विवेलेंस आ जाए, कुछ ऐसी तुलना आ जाए जो एकदम ही बेतुकी हो, अभी की जगह बात 20 साल पहले की हो रही हो या 50 साल पहले की हो रही हो या आज़ादी के टाइम की हो रही हो, या फिर इस तरीके की बात हो रही हो कि ये झूठे ये सच्चे, ये झूठे ये अच्छे, ये मिथ्या ये सत्य, इस तरीके का ये क्या है, ये सच्चाई नहीं, ये नैरेटिव होती है। और आपने एकदम सटीक बोला कि मैं तो आपको एक और चीज बोलूंगा, यहां पर मैं ऐड करने वाला हूं। ये याद जरूर कोविड की दिलाता है, 6 साल पुरानी,
लेकिन बिल्कुल इसी समय, आज से ठीक 5 साल पहले, बिल्कुल इसी समय, याद कीजिए मार्च का महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल में कोविड की सेकेंड वेव आई थी 2021 में, जिसमें भयंकर मौतें हुई थी, भयंकर, फर्स्ट वेव से कहीं ज्यादा, बहुत लीथल था। और उस समय भी सरकार की तरफ से, मुझे याद है उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, वैक्सीन जब शुरू ही हुई दिसंबर में, तो उन्होंने बोला कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोरोना वायरस, सब चीज ठीक हो रही है धीरे धीरे। और फिर ये सब हो गया। और उस समय पूरी सरकार और सरकारी मशीनरी किस चीज में लगी थी आपको पता है? बंगाल चुनाव में, ठीक 5 साल पहले। आज फिर बंगाल चुनाव है और एक ऐसी परिस्थिति है जब दोबारा पलायन की बात हो रही है। भगवान ना करे सोहित, भगवान ना करे वो वाला दौर वापस आए। ऑब्वियसली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है थोड़ा सा वो, इसलिए क्योंकि उस समय लोग बहुत ज्यादा, मोर्टेलिटी बहुत हाई थी और केओस जरूरत से ज्यादा लॉकडाउन की वजह से था। अभी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में लॉकडाउन से कम भी नहीं है। सही बात है। और उनके परिवारों के ऊपर तो ये बोझ की तरह गिरेगा। अब ऐसे में ठीक है, समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इनका हाथ भी थामना होगा। अभी जैसे मैं देख रहा हूं सरकार ने कुछ नियम जरूर लाए हैं कि आप केरोसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव फ्यूल को वापस लाने की बात की जा रही है। लेकिन हम जितनी जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी। और यहीं पर मैं आता हूं एक अगले मुद्दे पर सोहित, और वो ये है कि ये एलपीजी की क्राइसिस हिंदुस्तान में इतना ज्यादा बढ़ कैसे गई। मैं तो मानता हूं क्राइसिस है, सरकार माने या ना माने, और क्राइसिस बढ़ी भी है। और उस क्राइसिस के बढ़ने के पीछे कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं सोहित, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और दर्शकों के साथ भी, अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है एलपीजी की सोहित, वो वित्तीय वर्ष 2021 में 56% थी एलपीजी की। यानी कि 100% में से 56% इंपोर्ट होता था, बाहर से उसको हम आयात करते थे, इंपोर्ट। FY22 में ये 57 हुआ, फिर उसके अगले साल 55, फिर वित्तीय वर्ष 2024 में ये 57 हो गया, और अभी इस वित्तीय वर्ष में ये लगभग 60% है। 60% एलपीजी इस देश की इंपोर्टेड है, हम नहीं बनाते, हम प्रोड्यूस सिर्फ 40% कर रहे हैं। आंकड़े सुन लीजिए मिलियन टन में। मैं FY 2025 यानी कि वित्तीय वर्ष 2025 के आंकड़े बता रहा हूं। 12.8 मिलियन टन एलपीजी हम यहां पर बनाते हैं अपने देश में। आपको पता है हमारी खपत कितनी है एलपीजी की? 31.3 मिलियन टन सोहित। आप खुद बना रहे हैं 12.8, आपकी खपत है 31.3। इसका मतलब 20.8 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्टेड है, बाहर से आ रही है। और ये जो इंपोर्टेड एलपीजी है सोहित, इसका 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो क्राइसिस तो होनी ही है। क्यों ये कह रहे हैं आप बार बार कि कोई क्राइसिस नहीं? बिल्कुल है, आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बढ़ी कैसे? आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि एक भलमनसाहत में उठाया हुआ कदम सरकार का, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसकी वजह से ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गई। वो कदम बहुत अच्छा था कि गांव-गांव तक महिलाओं को चूल्हा ना जलाना पड़े और आग ना जलाना पड़े, इस वजह से क्लीन गैस प्रोवाइड करने के लिए। तो आज की डेट में उस उज्ज्वला योजना की वजह से आपका कवर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पहले 15 करोड़ एक्टिव एलपीजी यूजर्स थे इस देश में 2015 में, अभी 33 करोड़ प्लस एक्टिव एलपीजी यूजर्स हैं इस देश में, डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन इस आपूर्ति के लिए हमको अपना इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। सॉरी, थोड़ी सी वैसी वाली क्लास लग रही है ये इकोनॉमिक्स की, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज जब हम 25% एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं,
ये वक्त रहते धीरे धीरे कैपेबिलिटीज अगर हमने बिल्ड की होती इंपोर्ट पर डिपेंड करने के बजाय, तो शायद इतनी बुरी चोट नहीं लगती जितनी आज अभी हमें महसूस हो रही है सोहित। जी ये बिल्कुल। है बस मोटा मोटा पॉइंट जो मैं रखना चाहता हूँ। हाँ, और अभी आप कह रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि कैसे इसे बढ़ाएं, लेकिन जब तक आप उसे करेंगे तब तक तो बहुत समय लगेगा। ये अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं, ये ठीक वैसा है। अभी आपने कोविड की बात की, वही सेकेंड कोविड जब आया था तब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हुई थी, फिर हम ऑक्सीजन को बनाना शुरू कर रहे थे, उसके लिए कई जगहों पर कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए। अब वहां पर क्या हो रहे हैं जहां पर आपने ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की थी। ऐसे में जब प्यास लगेगी तब आप कुआं खोदोगे, तो ये कब तक चलेगा। इसी को लेकर तो कहीं ना कहीं हमारे जो इतने सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आप रणनीति बनाते हैं, आप ग्लोबल इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो ऐसे में क्या इसमें कमी रह गई, ये एक बात है। दूसरी बात संकेत, जो आपने कहा, यहां पर भी मैंने पूछा कि मैं आज एक बेकरी में गया था, उनसे पूछा, अरे जिस तरह से आप पहले लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे और वो सारी चीजें किया करते थे, तो वैसा नहीं कर सकते आप अभी। तो उन्होंने कहा, अरे बीएमसी ने जब हमारे ऊपर पाबंदी लगाई, हाईकोर्ट की ओर से ऑर्डर आया था, उसके बाद हमने 8-10 लाख रुपए खर्च करके पूरे ओवन के सिस्टम था उसे बदल दिया। अब पुराना सिस्टम रहा नहीं। अब अगर सरकार कह भी दे कि आप पुराने सिस्टम पर जाइए, कई बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर मैं बेकरीज या रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, अब वो उनके पास वो सुविधा ही नहीं है कि वो पुराने सिस्टम के पास जाए। छोटे घरों की भी अगर आप बात करें, अब कितने घरों में संकेत आप पाएंगे कि वो केरोसिन का इस्तेमाल करते हुए जो चूल्हा जलता है, जो स्टोव का इस्तेमाल होता है, उसकी भी संख्या कम हो गई है। अच्छा, अब लोगों को पता चला है कि केरोसिन की मांग बढ़ेगी, तो आपको लगता है कि केवल एलपीजी पर ब्लैक होगा? ब्लैक वहां पर भी होगा, और ये ब्लैक करने वाले वही लोग होते हैं। यही लोग आप पाएंगे कि कोविड में रेमडेसिविर को भी यही लोग ब्लैक करते हैं, यहाँ पर भी यही लोग ब्लैक करते हैं, और इनको कहीं ना कहीं किसी अदृश्य हाथ का सहारा होता है, जिसकी वजह से हमेशा कहीं पर किसी भी चीज की कमी पड़े, एक सेट ऑफ पीपल हमेशा रेडी रहते हैं ऐसे पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और वही अभी भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके वजह से आप पाएंगे कि पैनिक बाइंग बहुत जगह पर शुरू हो चुकी है। मैं अब भी मानता हूं कि ये खराब परिस्थिति उतनी नहीं हुई है जितनी हो सकती है, लेकिन अगर समय रहते संकेत इसे नहीं सुधारा गया तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो फिर एक बार आप पाएंगे कि लोगों की परेशानी, खास तौर पर गरीब लोगों की परेशानी है, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ फिर से एक बार नजर आएगा। और इसका कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं ना, तो इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। अच्छा, ये इसमें ये थोड़ा सा क्योंकि बहुत सीरियस हो गया, इसमें एक बात मैं जोड़ दूं। मैं किसी से बात कर रहा था कि अरे इतनी परेशानी है, कैसे हम सहेंगे, दुनिया भर में ये हो रहा है, दुनिया के लोगों को मिलकर कुछ तो फैसला करना चाहिए कि बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। तो एक सज्जन ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही। उनकी ओर से कहा गया, देखो ईरान क्योंकि ताकतवर है और ईरान के पास वो सुविधा है कि वो दुनिया को परेशान कर सकता है एक तरीके से, या दुनिया में बता सकता है कि अगर ईरान के ऊपर तकलीफ आएगी तो दुनिया को भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हमें अब केवल शुरुआती कुछ चीजें हुई हैं तो हमें इतना लग रहा है। आप सोचिए, इजराइल की ओर से पैलेस्टाइन पे पिछले 2 साल से यही हो रहा है, लेकिन क्योंकि पैलेस्टाइन की वजह से हमारे ऊपर किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, हमें इतना असर नहीं पड़ता है। अब जितने ग्लोबल लेवल पर दुनिया ईरान को लेकर चिंतित है या इस वॉर को लेकर चिंतित है, उस तरह की चिंता आप इजराइल पैलेस्टीन में नहीं देखते हैं। तो ये भी एक अलग चीज मुझे देखने मिली, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि वो देश के आप उन लोगों को सोचिए, लाखों लोगों को जो साफ पानी, साफ हवा के लिए भी संकेत इतना सोच रहे हैं। हमें तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पिछले संडे को हमारी जो शो आई थी उसके बाद से मंडे से थोड़ा थोड़ा जो ये क्राइसिस है उसे शुरू होता हुआ नजर आया है, और पैनिक बढ़ा है। सोचिए वहां पर किस तरह की परिस्थिति 2 साल की है, और ये ग्लोबल इकोनॉमीज भी कैसे होते हैं कि जब तक आप पर असर नहीं पड़ता है, आपके लोगों पर असर नहीं पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के एक कोने में क्या हो रहा है। एकदम सही। मुझे आज एक हमारे मित्र हैं, दैनिक भास्कर में कार्टूनिस्ट हैं, उनका नाम है मंसूर नकवी। मंसूर भाई ने एक कार्टून बनाया जिसमें 2 लोग हैं, वो कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल, दूसरा कह रहा है आई स्टैंड विद ईरान, तीसरा कह रहा है आई स्टैंड विद माई सिलेंडर इन एजेंसी क्यू। तो एक तबका यहां पर भी है, वो मतलब वो इजराइल और ईरान के साथ स्टैंड करेंगे। अरे तुम अपने सिलेंडर को देखो भाई,
सही तुम बात। अपनी पहले पहले अपने आप को निपटा लो। वो इजराइल ईरान और ये सब बड़ी बड़ी बातें, ये सब बात की बात, पहले एग्जिस्टेंशियल इशू को आप सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन सोहित, अभी क्योंकि आपने ये बात का जिक्र किया, मैं बस ये देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हम दोनों तो नहीं हैं, लेकिन हाँ एक क्योंकि पढ़ते लिखते हैं तो एक थोड़ी सी एक जानकारी जरूर है, और इतनी जानकारी जरूर है कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स क्या हुआ? ब्राजील, रशिया, इंडिया, इंडिया, चाइना चाइना, और मैं भूल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका। हाँ साउथ अफ्रीका, करेक्ट। सो ब्रिक्स देशों की हम उस जो समिति है इन लोगों की, हम उसके हिस्सा हैं, और ईरान भी अब इसका पार्ट है। मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका था, और इंसिडेंटली इस साल हिंदुस्तान ब्रिक्स की चेयर है। हाँ, यानी कि आप अध्यक्षता कर रहे हैं ब्रिक्स की, और एक ऐसे वक्त में आप दिखे 14 दिन के लिए अमेरिका और इजराइल के साथ। आई स्टैंड विद इजराइल हो रहा था, है ना। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली बात है, इसमें आप ठीक है वो बात बोल दें, आप ईरान की कितनी कितनी जुल्मी किस्म की हुकूमत है, सन 79 से कितना अत्याचार करती है और क्या करती है, वो सारी चीजें आप लेकर के आए। ये ना ये आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस हो गए। ये सारी बातें आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस हो गई। ये जब पेट भरा रहे तो ये वाली चर्चा ड्राइंग रूम में बैठ करके हो सकती है, लेकिन जब क्राइसिस हो तो हमने, मैं तो कहूंगा, जब बवाल हुआ था कोविड के दौरान, और जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था 2022 में, उस समय बहुत ही डिस्काउंटेड दाम पर, बहुत ही सूझबूझ और अक्लमंदी का परिचय दिखाते हुए हिंदुस्तान ने बहुत डिस्काउंटेड दाम पर तेल खरीदे। तो टेक्निकली देश को फायदा हुआ, ठीक है। आपने एक बैलेंसिंग एक्ट किया। रूस यूक्रेन के युद्ध में आप वो आइडियोलॉजिकल पोजीशन ना लेकर के कि रूस कितना बड़ा जुल्मी है और वो अत्याचार कर रहा है, वो वाला राग हमने नहीं पकड़ा ना। हमने ये देखा कि हमारी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी सस्ते रूसी तेल से, वो आपने ले लिया। अब क्यों आप आइडियोलॉजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं भाई? अब क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या दबिश दे दी अमेरिका ने? ऐसा क्या है अमेरिका के पास कि आप आइडियोलॉजिकली और इमोशनली इन्वॉल्व हो गए? इस कदर इन्वॉल्व हो गए कि जिस ब्रिक्स में आप हैं, जिस ब्रिक्स में ईरान भी है, और जिस ब्रिक्स देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो शिप रोक भी नहीं रहा है, तो आपकी भी शिप निकल जाती, जो अब निकलनी शुरू हुई है। 14 दिन तक ये नहीं होता सोहित, और 14 दिन तक अगर आप सोचिए, पिछले 14 दिन में अब अगर इंडिया को आने वाली शिप्स नहीं रुकती तो ये किल्लत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम और आप अभी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो इंपोर्ट है एलपीजी का, ऑफ द टोटल 59% ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ द एलपीजी, 90% कम्स थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज। आप अध्यक्ष हैं ब्रिक्स के, ईरान आपकी कैसे नहीं सुनता? सुन लिया ना अंत में 14 दिन बाद। अब जब मुसीबत पड़ी, अब वो क्या है कि अब एक बैकलॉग होगा, अब वो शिप चलेगी तो आएगी, तो ये अभी कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तक आप ये समझिए कि एक समस्या बनी रहेगी। ये डिस्टर्ब हो गया है सिस्टम। तो मैं अपनी सरकार और अपनी सरकार की पोजीशन में ये एक त्रुटि देखता हूं कि आपने अपने लोगों के हित को जरूरी क्यों नहीं समझा। अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई में आप क्यों आई स्टैंड विद होने लगे? मैं आपको बता दूं सर कि देखिए 28 फरवरी से ईरान पर अमेरिका और इजराइल की ओर से हमला की शुरुआत होती है, और 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर करके इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के नेताओं से बात की। इन सभी चीजों के बारे में ट्वीट किया। एक देश से उनकी बातचीत नहीं हुई, एक देश के नेताओं से, उनके वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत नहीं की, अधिकारियों से बात नहीं की, और वो देश था ईरान। उसे लेकर पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी। आप उसके इस जंग के 2 दिन पहले तक इजराइल में थे, आप आए, और जब ये हो रहा था, जब मैंने इतने सारे नाम लिए, और ये आसपास के इजराइल, यूएई, सऊदी, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर के नेताओं से आप बात कर सकते हैं। तो 14 दिन बाद जो आपने किया, अगर उससे उसी समय आप करते तो शायद ये जो परेशानी है हमारे देश वालों को, शायद वो उस इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती। नंबर 1, नंबर 2, ये पहली बार नहीं है जब भारत के ईरान के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। आपने आयतुल्लाह अली खamenei के मरने के 7 दिन के बाद
यहाँ पर दिल्ली में जाकर उस कॉन्डोलेंस बुक को साइन किया है। और 14 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने अब जाकर ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है और फिर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारी चीजें कर रहे हैं। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? हमने देखा है कि दुनिया में किस तरह से अमेरिका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कभी किसका दोस्त बन जाए, ठीक कभी उसका दुश्मन बन जाए। यहाँ पर न्यूक्लियर को लेकर ईरान से बातचीत चल रही थी, अचानक से ईरान पर ही हमला कर देते हैं। ये अपने फायदे के लिए, अपने देश के फायदे के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं, सही गलत। आपने जिस देश के साथ आपके रिश्ते अच्छे थे, उनसे बातचीत, उनके साथ, उनके अधिकारियों को मैसेज पहुंचाने से लेकर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत को यानी उनकी मौत को लेकर एक तरीके से दुख प्रकट करने में भी 7-8 दिन का समय लिया है। तो ये उनके देश के अधिकारी, उनके देश के नेतृत्व को याद रहेगा। वो देख रहे हैं कि कौन किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। आपने रूस की बात की, रूस से हमारे रिश्ते अच्छे थे, रूस से हम तेल लिया करते थे, ऐसे ही ईरान से हम तेल लिया करते थे। इसे रोक एक तरीके से दबाव के जरिए अमेरिका की ओर से लगाएगा। अब अमेरिका तय कर रहा है हम किससे तेल लें, हम किससे तेल नहीं लें। अब हम रूस से फिर से तेल ले रहे हैं। यानी भारत के अपनी जो ताकत थी उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के जो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह लें और कई सारी चीजें कह लें, या इसके ऊपर आप प्रेशर पॉलिटिक्स कह लें, इसका पूरा असर देखने मिला है। और ये आपके और मेरे रसोई तक पहुंच गया है। ये अगर पॉलिटिकल चीज होता या ऐसा कुछ होता कि किस देश को किस तरह का ऐसा फायदा हो रहा है जिसका आम आदमी से सीधा लेना देना नहीं होता, तो बातें अलग होती। संकेत, ये बात अब चूल्हे तक पहुंच गई है। इसलिए भी शायद अब आपको ईरान से बातचीत करते हुए सारी बातें याद रखनी होंगी, और ईरान भी आपको आगे जाकर याद दिलाएगा। आपने ईरान को एक तरीके से उस जगह पर वो एक पोजीशन ईरान के पास दे दिया कि ईरान अब आप पर एहसानमंद नजर आ रहा है कि ठीक है, हम जाने देंगे और बाकी बातें जो हो रही है वो हो रही हैं। और ये बात आप तब कर रहे हैं जब आपके चूल्हे तक ये बात पहुंच गई। यही जो आपने कहा, हम आई स्टैंड विथ वाला स्टैंड हमारी देश की सरकार ने क्या देश की जनता के हितों के आधार पर नहीं देखना चाहिए? जो आंकड़े आपने दिए हैं, क्या ये आंकड़े सरकार के पास नहीं थे? क्या सरकार को नहीं पता था कि ईरान कितना पावरफुल हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, अगर ये जंग ज्यादा समय तक चलेगी तो? ऐसे में क्या एक जो स्टैंड होना चाहिए आपका, वो डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए था? आपने क्यों ऐसा स्टैंड नहीं रखा? अच्छा, उन्होंने चाइना के शिप्स को जाने दिया वहां से, तो ऐसा तो नहीं है कि और दूसरे देश को जाने नहीं दे रहे हैं। आप साउथ एशिया की बात, सीधी सी बात है। देखिए, वो रूस की शिप्स नहीं रोक रहे, वो चाइना की नहीं रोक रहे हैं। जो उनके मित्र, वो बहुत क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि जो हमारे मित्र हैं उनकी हम शिप नहीं रोकेंगे। ब्रिक्स के हम अध्यक्ष हैं, हम चाहते तो ये बैक चैनल डिप्लोमेसी करके ये वाला रास्ता अपने लिए खोल सकते थे। हमने जानबूझ करके इस जंग में एक पोजीशन ली है जो अमूमन हिंदुस्तान नहीं करता था। नॉन अलाइनमेंट की नीति फॉलो करने वाला। अब थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी टाइप का मामला हो गया, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जितना जितना मेरा विवेक है उसके हिसाब से जितनी जानकारी पढ़ करके हासिल की है, सोहित, हमने इस बार पोजीशन ली। और मेरा ये कहना है, चलिए फॉरेन पॉलिसी में मैं ये भी मानने को तैयार हूं, और मैंने कई बार देखा है कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी नहीं होता। एटलीस्ट भारत के केस में हमने देखा है कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ दें, जिनसे हमारे कूटनीतिक संबंध इतने भी नहीं टूट गए हैं, इतनी कटुता के बाद भी, कि दोनों जगह हाई कमीशन है। ऐसा नहीं है कि बोरिया, जैसे अमेरिका का तेहरान में वो एम्बेसी ही नहीं है 79 के बाद, तो वो वाली स्थिति नहीं है हिंदुस्तान की। तो वो दरवाजा खोले रखने की एक गुंजाइश हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा रहती है। आगे रिश्ते सुधारने की भी गुंजाइश ईरान के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी में है, इतनी तो परिपक्व है, ये तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। लेकिन ये पोजीशन यहां पर लेकर के 14 दिन तक पोजीशन लेकर के आप समस्या लोगों के घर के किचन तक ले आए। इस वजह से हर घर में भारत की बदली हुई फॉरेन पॉलिसी हर घर तक पहुंच रही है, और यही वजह है। तो हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट पोजीशन ले सकते थे, जैसे कि हमने रूस यूक्रेन में लिया, आई स्टैंड ना करके। अगर हम एक अब, और आपको क्या लगता है, अब रूस ऐसे ही तेल, ये जो अनुमति दी है यूएस ने कि वी परमिट, इंडिया इज अ गुड एक्टर बोल रहे हैं हमको कि हम गुड एक्टर हैं, कैरोलाइन लेविट जो है। अब आपको क्या लगता है, रूस ऐसे डिस्काउंटेड तेल दे देगा, पूरे पैसे पे तेल देगा?
और आपको लेना पड़ेगा, अब आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने अमेरिका के कहने पर तेल का नल बंद किया। एनीवे, ट्रिकी सिचुएशन है, क्या मजबूरी रही ये तो कोई नहीं जानता है, क्या हम बहुत क्लियरली अलाइन होना चाहते हैं कोई नहीं जानता है। बट सोहित, आपने वो बड़े सही डिटेल निकाली प्रधानमंत्री के बयानों की 28 फरवरी के बाद, जिससे हमारे दर्शकों को भी ये आइडिया मिलता है कि कुछ तो बदला है और नहीं, उस बदलाव का परिणाम घर तक पहुंचा जी। एलपीजी की तो हमारा वो संकेत जो आपने कार्टून की बात की, हमारे देश का स्टैंड वही होना चाहिए था कि आई स्टैंड विथ माय गैस सिलेंडर, और उसके वजह से आम आदमी पर असर नहीं पड़ता। अब क्या है कि आप ये समझिए कि अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पर, और मैं नहीं चाहता कि ये बड़े पैमाने पर लोग, मैं डराने की मेरी कोशिश भी नहीं है और ना ही मैं डराना चाहूंगा, लेकिन लोगों के मन में चिंता है संकेत, खास तौर पर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास लिमिटेड सुविधाएं होती हैं, उनके पास बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। अभी उन्हें नहीं पता कि क्या करें, और ये होर्डिंग के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा ये सप्लाई का तो इशू है ही, लेकिन उतना ही बड़ा इशू है इसे लेकर डर, और ये डर का जो पूरा खेल है उसी में ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के चले जा रहे हैं। अब भी कई जगहों पर हम देखते हैं, बीच में मैं आपको बताऊं, ग्रामीण महाराष्ट्र में एक अफवाह ये फैल गई थी कि पेट्रोल की कमी हो गई है, हर कोई बाइक फुल कराने लग गया था, हर कोई कार फुल कराने लग गया था। फिर जब उन्होंने देखा कि भाई अभी पेट्रोल अवेलेबल है, तब जाकर लोग थोड़े से शांत हुए। तो ये जो पूरा डर का है पूरा मामला, उसी पर लोग पैसे कमा रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार को आई स्टैंड विथ माय सिलेंडर वाला जो हिसाब किताब था, जो कार्टून था, उस पर उनको तैयार रहना चाहिए था। क्योंकि अगर आप आपकी जनता को, और ये तो हम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर की बात कर रहे हैं, आप सोचिए ग्रामीण इलाकों में क्या परिस्थिति होगी, जहां पर वैसे ही पहले से शॉर्टेज होती है। वहां पर तो आप पाइप से गैस और ये सारी चीजें तो भूल ही जाइए। वहां पर अगर लोगों ने चूल्हा का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर जल्दी इसका कोई एक तरीके से सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव वहां पर देखने मिलेगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज का ये जो हमारा सेशन है इसको यहीं समाप्त किया जाए, वरना हमारी गप तो चलती ही चली जाएगी दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में। तो आज इस हफ्ते की हॉटलाइन यहीं समाप्त करते हैं, फोन रखते हैं। बहुत ही जैसे डिप्लोमेसी में होता है ना, बड़ी रोचक चर्चा नहीं, वो ऐसे होता है, द टॉक्स वर हेल्ड इन अ कंजीनियल एनवायरनमेंट एंड ऑल इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स वर एड्रेस्ड हैं। तो उस तरीके से ये बिल्कुल एकदम शिष्टाचार बातचीत थी, जिसमें पुष्प गुच्छ भेंट किए गए, जो सोहित ने पीछे लगा लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, लाल लाल और चर्चा अच्छी रही, सार्थक रही, कम से कम हमारी चर्चा सार्थक रही जी। और हमने इकोनॉमिकल चर्चा भी की, इंटरनेशनल चर्चा भी की, और गली की भी चर्चा की, वड़ा पाव भी किया, छोला भटूरा भी किया, छोला भटूरा से लेकर वड़ा पाव से लेकर हर जगह पर पहुंच गए, हमने इंटरनेशनल लेवल तक भी की। लेकिन संकेत, जाने से पहले लोगों से मैं ये भी कहूंगा कि जब दो डिप्लोमेटिक देश मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम दोनों चैनल एक साथ आए हैं, तो अपील आज से यही है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो के नीचे दो चैनल आपको नजर आ रहे हैं। एक है डबल चेक विद संकेत उपाध्याय, और दूसरा है सोहित मिश्रा ऑफिशियल। हो सकता है आप इन दोनों में से किसी एक चैनल के सब्सक्राइबर हो, या फिर किसी भी चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो और आपके यूट्यूब पर यह वीडियो आया हो। ऐसे में अगर आपको लगा कि हमने जो बातचीत की, ये समय आपसे जो हमने बातचीत की है आपको पसंद आया, जो हमने एक दूसरे से चर्चा की, और ये एक तरीके से जो इनफॉर्मल चर्चा थी वही हम आपके सामने करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हॉटलाइन है। तो ऐसे में आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हफ्ते भर आप पाएंगे कि जो बातचीत हमने की है, इससे भी कई ज्यादा खबरें, कई ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर कई सारे एक्सप्लेनर्स इन दोनों चैनल पर नजर आएंगे। ऐसे में ये कोशिश और एक्सपेरिमेंट ही इस तरह से है कि जो दो चैनल्स है उसके हम दोनों साथ में आते हैं, और आप बतौर दर्शक इन दोनों चैनल से जुड़ सके और इन दोनों चैनल्स पर तमाम तरीके की जो खबरें हैं वो देख सकें। तो वो भी आप जरूर करेंगे, ये मैं अपील आपके सामने करना चाहूंगा। बिल्कुल, अब सोहित ने कह ही दिया तो मेरा आप +1 मान लीजिए, बस यही गुजारिश है। इसी गुजारिश के साथ आज की ये हॉटलाइन यहीं समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।